शुरू करें फ्रेंड्स प्रैक्टिस बैच प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज का। ये हमारा बैच चलेगा फ्रेंड्स और इसमें हम शुरू करेंगे आज केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे बहुत अच्छे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस एंड शुरू कर रहे हैं आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं जो हमारा ले शातले प्रिंसिपल है उससे। ठीक है, आप समझ लीजिए उससे ही आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, ले शातले प्रिंसिपल से ही आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वो आपको सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। चलिए शुरू करते हैं। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं, लास्ट शातले प्रिंसिपल मैं करा चुका हूँ कल। वैसे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कल हो जाने थे, लेकिन कल क्योंकि ऐप पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में और थोड़ा सा टाइम कम रह गया था, जिस वजह से हम नहीं कर पाए। आज कोशिश करते हैं कि एज पॉसिबल एंड एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हम क्वेश्चन करें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये आ रहा है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3। देखो फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू NH3 इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमते हुए आते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो समझ लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे। क्यों आते हैं इसी रिएक्शन के बेस्ड में, आपको रीजन समझाता हूँ। मान लो एक और मैं ऐसी रिएक्शन लेता हूँ जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, लाइक ये H2 प्लस I2 इज इक्वल टू SHI। एक और लिखते हैं N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO। इस तरह की रिएक्शन होती है बहुत सारी, लेकिन हम इसी वाले को सबसे ज्यादा प्रीफर क्यों करते हैं? रीजन है, देखो रीजन ये है, एक तो इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और जो अमोनिया बन रही है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन अलग है। एक बात हो गई है ना। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हमारे उन सबके और जो हमारे प्रोडक्ट है सबका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। एक चीज, जनरली जो बाकी की रिएक्शन होती है उनमें जनरली ये सेम होता है। ठीक है, जनरली ये सेम होता है या फिर इतना डिफरेंस नहीं होता। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड अगर आप देखो, तो अगर मैं इस साइड देखूं इसमें नंबर ऑफ मोल्स टोटल 4 है, इस और 2 है। जबकि इन बाकी रिएक्शन में जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। अगर मैं PCl5 की बात करूं तो PCl5 की रिएक्शन होती है PCl3 प्लस Cl2, ये भी ठीक है। इसमें इधर 2 है इधर 1 है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं तो PCl3 एंड Cl2 का अगर इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन देखूं तो दोनों का 1-1 है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1-1 है। समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन इसमें चलती है वो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू SN3 अमोनिया प्रोसेस की चलती है। ये हैबर प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड आज जितनी भी चीजें आएंगी उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ऐड कर लेना, आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। तो अब इन्होंने पूछा कि इस रिएक्शन के लिए Kp का फॉर्मूला क्या है। क्या बताना है हमें बताना है Kp का फॉर्मूला बताना है कि Kp का रिलेशनशिप इसके लिए क्या बनेगा इस रिलेशन के लिए। तो Kp का फॉर्मूला का देखो, बस Kp का फॉर्मूला बताना है आपको क्या होता है। तो Kp का फॉर्मूला क्या होता है, Kp बराबर होता है Kc RT टू दी पावर डेल्टा एन, यही तो होता है। बस इतना सा फॉर्मूला होता है Kp का। ठीक है, Kc के रिलेशन में RT टू दी पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा एन है क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब यही चीज हमें देखनी है। तो अगर मैं अमोनिया वाली रिएक्शन की बात करूं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू NH3, तो अभी अभी मैंने बताया था इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 हैं टोटल। इधर कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये 2 हैं। तो n बराबर डेल्टा n बराबर क्या रह गया, डेल्टा n बराबर रह गया -2। यस, आपने आंसर तो दे दिया, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। देखो डेल्टा n बराबर क्या आया, 2 - 4। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट के मोल्स 2, ठीक है, माइनस करोगे -4, दैट विल बी -2। तो आर टी की पावर जो आएगी डेल्टा एन -2 आएगी। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc इंटू आर टी टू द पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, सो डी इज नॉट द आंसर, इट विल बी सी। अच्छी क्वेश्चन है, बढ़िया। सी विल बी द आंसर। ओके, क्लियर हुआ। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो एक चीज तो हमें पता लगी कि इसके लिए Kp क्या होता है, -2 वाला होता है। ये आप अपना याद रख लेना। अब इसी तरह से मैं ये कह दूं और रिएक्शन कोई आ जाए उसके लिए आप निकाल सकते हो, हाँ या ना, निकाल सकते हो। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, तो करो बैठ के। तो हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है,
what will be the formula of Kp for the reaction? Kp का फॉर्मूला बताना है इस रिएक्शन के लिए। PCl5 इज इक्वल PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए बताना है। तो क्या हो जाएगा, आप खुद सॉल्व कर लो इसे, इजीली है, ठीक है। Kp का फॉर्मूला क्या रखोगे, Kp बराबर KcRT टू द पावर डेल्टा n। अब यहाँ से डेल्टा n निकाल लो कितना है, जल्दी से बताओ डेल्टा n की वैल्यू क्या है। डेल्टा n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दैट इज 2 - 1। भाई इनके मोल्स 2 है, इसका 1 ही है, तो 2 - 1 1 हो गया। तो Kc इंटू आर की RT की पावर 1 दैट विल बी Kp बराबर Kc इंटू RT, ये हो जाएगा। बस इतना सा इसका आंसर है, ठीक है। -3। अरे आप इसमें माइनस कैसे कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। भाई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिंपल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, डेल्टा एन बराबर है प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के माइनस कर दो, -1 कर दो, ठीक है, -1 हो गया। बस यही तो है, तो 1 ही तो रह गया, -3 कैसे आ गया पता नहीं। खैर केपी बराबर क्या हो गया, केसी इंटू आर टी। ओके, अब यहां से सुनो ध्यान से, मैंने आपको केपी का पूछा था, मैंने आपको केपी का पूछा, वो आपको फॉर्मूला ही तो पूछ रहा है, वो आपको केसी का भी पूछ रहा है, केसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द केसी फॉर द रिएक्शन, इस तरह से पूछ सकता है। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर क्या हो जाएगा, केपी अपॉन आर टी, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप between Kp and Kc for the reactions first H2 plus I2 is equal twice Hi, B N2 plus O2 is equal twice NO। इन दोनों रिएक्शंस के लिए, ठीक है, आपको क्या बताना है, Kp एंड Kc की रिलेशन बताना है, दोनों में क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है, Kp एंड Kc के आपस में क्या फॉर्मूला आएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बस ये बताना है उनके बीच का रिलेशन। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना जरूर। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रिएक्शन है N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 इज इक्वल टू I2, उसमें ये कह रहा है A तथा B क्रमशः N2 व O2 के प्रारंभिक मोल हैं, ठीक है। यदि साम्यावस्था पर N2 का x मोल खर्च हो जाता है तो साम्यावस्था पर कुल मोल कितने होंगे, N2 का x मोल खर्च हुआ तो साम्यावस्था पर कुल मोल्स कितने बचे, ये हमें बताना है, बता सकते हो। अब क्या आपको ये कंसेप्ट पता है कि मोल्स में जब कोई चीज खर्च होती है तो कितने टाइम बाद उसकी कितनी अमाउंट बचती है, नहीं पता तो इस कंसेप्ट को आज ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं हमारे पास जो रिएक्शन है वो N2 प्लस O2 इज इक्वल टू I2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, चलो ऐसे लिख लिया। अब इन्होंने कहा स्टार्टिंग में, यानी एट इनिशियली आपके पास कितने कितने मोल्स हैं, N2 के A हैं, ठीक है, और O2 के B हैं, और इसके कितने बताओ इनिशियली, 0, कितने हैं इसके, 0। क्यों है 0, भाई अगर रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो प्रोडक्ट तो कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये कह रहे इक्विलिब्रियम पर N2 का x मोल खर्च हो गया, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ बताओ, A में से x खर्च हो गया, दैट विल बी A माइनस x। अब मुझे बताओ, अगर A में से x खर्च हुआ तो खाली A में से x थोड़ी खर्च होगा, B में से भी तो कुछ घटा होगा, भाई N2 ने किसी के साथ तो रिएक्ट करी, उसका भी तो कुछ खत्म करेगा नहीं करेगा, और क्योंकि दोनों की मोलैरिटी सेम है, इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, यहाँ पे 1 है अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो जब एक एक मोल है तो जितने मोल इसके रिएक्ट कर रहे उतने ही इसके रिएक्ट कर रहे, दैट विल बी B माइनस x रह जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, समझो कभी भी कोई रिएक्टेंट अपने आप थोड़ी अकेला खर्च हो जाएगा, उसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसके साथ खर्च होगा ना, अगर वो उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है तो उसके साथ खर्च होगा, ठीक है फ्रेंड, क्लियर हुआ। ओके, अब यहां से एक बात सुनो, यहीं पे ध्यान रखना,
कि NO के कितने मोल्स बनेंगे, जितने खर्च हुए उतने ही बनेंगे, लेकिन मोलैरिटी के अकॉर्डिंग। अब देखो मैंने यहाँ क्या करा, उसने कहा N2 का x मोल खर्च होता है, तो मैंने ये जो x घटाया तो n-x करा। अब क्योंकि हम मोलैरिटी यहाँ भी 1 है, सेम मोलैरिटी है, तो मैंने यहाँ भी केवल -x करा। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2x माइनस करता, क्योंकि जितने टाइम में इसके x घटते उतने टाइम में इसके 2x चले जाते। समझ गए? ये हमने कंसेप्ट समझा था केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो NO में कितने बनेंगे, NO के बनेंगे 2x, यानी ये तो घटे और उसके बने, ये तो घटे हमारे और ये बने। समझ गए? ये हमारा इसका कंसेप्ट है याद करने के लिए। अब मुझे बताओ एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स कितने हो गए? सबको जोड़ दो, a-x प्लस b-x प्लस 2x, जल्दी से बता दो कितने हो गए? a प्लस b ही रह गया। तो कौन सा आंसर होगा? सी। सी विल बी द आंसर। समझ गए हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? चीजें क्लियर हैं? ऐसा क्यों क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। भाई जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों के उनके मोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही मोल्स खर्च होते हैं, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ या ना? तो मान लो अगर मैं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल ट्वाइस NH3 की बात करने लगूं, तो इसके मान लो A मोल है, इसके B है, इसके 0 है। कब? इनिशियली। और एट इक्विलिब्रियम इन सबके N2 के x खर्च हो जाते हैं, तो N2 के कितने बचे इक्विलिब्रियम पे? x तो खर्च हो गए ना, तो a-x। इसमें से क्या घटाओगे? b में से क्या घटाओगे? अब बताओ b में से क्या घटाओगे? b-x, b-3x, और ये जो बचेंगे ये बनेंगे 2x। ये बनेंगे, इसमें से इतने घटेंगे, इसमें से इतने। अब क्यों? क्योंकि इसकी मोलैरिटी 3 है, इसकी मोलैरिटी 1 थी तो 1x घटा, इसके 3 थे तो 3x घटा। समझ गए? ये कंसेप्ट होता है। चलो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मान लो पिछले ही क्वेश्चन को हमने इक्वेशन चेंज कर ली, उन्होंने कहा इस बार इक्वेशन ये है, और इनिशियली शुरुआत में आपके पास A मोल N2 के हैं, B मोल H2 के हैं, और NH3 का कोई नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बातें भी समझ में आती हैं। अब ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है? इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन है? तो क्या कंडीशन है मुझे बताओ। दो तरीके हैं, आपने क्या करा? a-x करा। B में से भी कितने घटेंगे? 3x। क्यों घटेंगे समझो भाई, इसकी मोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही तो घटेंगे, जितनी इसकी मोलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग घटेंगे। दैट विल बी b-3x, एंड कितने बनेंगे? 2x। अब ये तो इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं, अगर वो टी टाइम पे कह दें तब भी हम किस कंसेप्ट को इसी तरह से करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? और ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स में कराया भी है, तो ये कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा था आपको, जो आपको याद रखना है। तो टोटल मोल्स अब कितने बचेंगे? सबको जोड़ दो इक्विलिब्रियम वाले मोल्स को, a-x प्लस b-x प्लस 2x, सबको जोड़ दिया तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, तो हमारे कितने बचे? a प्लस बी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक वायुमंडलीय ताप पर PCl5 50% विघटित होता है, साम्य स्थिरांक Kp का मान होगा। ये कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, PCl5 की जो डिसोसिएशन वैल्यू है वो 50% है, तो कह रहे हैं Kp की वैल्यू क्या रहेगी? करें इसे? बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक वायुमंडलीय ताप नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दे रखा है उन्होंने, प्रेशर देना चाहिए। वायुमंडल का ताप नहीं, प्रेशर। ताप तो वातावरण का होता है। चलो अभी कह रहे PCl5 कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा? 50%। Kp की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए इसमें? आपको ये पता होना चाहिए कि PCl5 टूट के क्या बनाता है, क्योंकि रिएक्शन आधी लिखी है, अब नॉलेज यहीं पे आपको चेक कर रहा है वो। तो PCl5 कैसे टूटता है मुझे जरा बताना। वो बनाता है PCl3 प्लस Cl2, यही तो बनाता है। ओके, जब यही बनाता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इनिशियली हम कितना रखें? इनिशियली उसने कुछ नहीं दिया, हम ये मान के चलेंगे इनिशियली PCl5 जो है वो 1 है, उसका प्रेशर कितना है? 1। प्रेशर मान लो, मोल्स मान लो, एक ही तरह से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। समझ गए? चलो मोल्स मान लेते हैं। मोल्स कितने हैं इसके? 1। इनिशियली कितने हैं? 1। समझ लो, ये नहीं समझ में आया?
भाई मेरी बात सुनो, 50% जो रखा है ना, जब परसेंटेज की बात होती है तो किसी न किसी की इनिशियल अमाउंट कितनी मानते हैं हम? 100 मान के चलते हैं ना परसेंटेज में। मैं 1 मान रहा हूँ, मैं परसेंटेज की बजाय 1 ले रहा हूँ। 100 में से तो 50 गया, 1 में से 0.5 कर लो हमें, समझ गए? तो इनिशियली क्या हुआ, यहाँ पर लिखता हूँ इजीली, आपको अच्छे से क्लियर होगा। इनिशियली क्या हो रहा है, ये तो 1 है, ये भी 0, ये भी 0। एट इक्विलिब्रियम उसने कहा कितना खर्च हो गया, 50%। मुझे बताओ 1 का 50% कितना होगा, 0.5। 1 का 50% कितना होगा, 0.5। तो 0.5 घट गया। अब मुझे खुद बताओ Cl3 का कितना बना और Cl2 का कितना बना, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। करो, लिखो एक बार इसे, मैं पानी पी के आता हूँ। बिल्कुल सही, आपने सही लिखा। तो जितनी देर में 0.5 घटे उतने में ही इसके 0.5 बनेंगे, इसके भी 0.5 बनेंगे, सेम, क्योंकि मोलैरिटी एक एक है। भाई इनका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 1, तो 0.5 बन गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये जो है ना, ये हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मुझे निकालना है प्रेशर। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो प्रेशर में और मोल्स में रिलेशन बताता हो? एक है, हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। अगर आपने पढ़ा हो तो ये हेनरीज लॉ है। बहुत से लोग इसे राउल्ट लॉ भी कहते हैं, लेकिन राउल्ट नहीं है, ये हेनरीज लॉ है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। यानी मैं कह सकता हूं अगर मैं इनमें से किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूं तो मैं उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल p, दैट इज पार्शियल प्रेशर। x इज मोल फ्रैक्शन एंड p इज द पार्शियल प्रेशर। ये हमारा रिलेशन होता है। एक्चुअली में क्या होता है, x इज इक्वल होता है kh/p, khp ये होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो ये होता है। अब मेरी बात सुनो, जब मेरे पास मोल्स हैं तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं सबके? और जब मैं सबके मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं तो पार्शियल प्रेशर तो इजीली पता लग जाएगा, जितना मोल फ्रैक्शन उतना ही पार्शियल प्रेशर। क्लियर है, समझ में आई बात? भाई हमारे पास फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पता है तो पार्शियल प्रेशर पता कर सकता हूं, और मोल फ्रैक्शन निकालने की दिक्कत नहीं है क्योंकि मोल्स पता है। तो मुझे बताओ मोल्स ऑफ PCl5 कितने हैं एट इक्विलिब्रियम, करना है सारी चीज। एट इक्विलिब्रियम PCl5 के मोल्स कितने हैं, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर 0.5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई। 1 माइनस 0.5 इज इक्वल 0.5 ही तो रह गए, है ना, 0.5 हो गए। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी x ऑफ PCl5 क्या होगा, मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स कितने होंगे, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। मैं यहां लिख देता हूं टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, 1.5। क्लियर हुई बात भाई, तीनों को जोड़ दिया मैंने। 1.5 में से 0.1 में से 0.5 घटा है 0.5, ये दोनों है ही, तो 1.5 होगा टोटल। तो 0.5 अपॉन 1.5 दैट विल 1/3, एंड दिस इज इक्वल टू partial pressure of PCl5। Does it make sense or not? क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं, आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, कि भाई जो मोल्स हैं वो मैंने मोल फ्रैक्शन पहले बनाया, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स से, किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहां से मेरे पास आ गया 1/3, और क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के, तो मैंने मान लिया 1/3 ही पार्शियल प्रेशर आ गया। ओके, इसी तरह से मैंने किसके निकाले बताओ, PCl5 के, तो मैं PCl3 के भी निकाल सकता हूँ। PCl3 का मोल्स क्या रहेगा, 0.5 अपॉन 1.5, इसके भी 1/3 रह गए, इसका भी पार्शियल प्रेशर सेम ही रह गया। फिर मैं Cl2 के भी बना सकता हूँ, उसके भी सेम है,
उसके भी सेम है तो पार्शियल प्रेशर उसका भी सेम, हाँ या ना? तो मेरे पे तीनों के आ गए, इसके भी आ गए, इसके भी आ गए, इसके भी आ गए, पार्शियल प्रेशर। अब मुझे निकालना क्या था? केपी। अब आप कहोगे सर आप पार्शियल प्रेशर क्यों निकाल लेते? क्योंकि मुझे केपी निकालना है, और केपी बराबर क्या होता है बताओ? केसीआरटी टू द पावर एन, वो तो होता ही है। प्रेशर भी तो रख सकते हैं। केपी बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये हो गया। तो Kp बराबर जल्दी से कैलकुलेट करो, 1/3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। क्या आंसर आ जाएगा? 1/3 ही आ जाएगा। सो इट विल बी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ या ना? तो ये है इसका तरीका। तो जब भी आपको डिसोसिएशन दिया हो, मोल्स दिया हो, तो मोल्स के थ्रू अगर केपी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन बना करके उसे पार्शियल प्रेशर में बदलना पड़ेगा, और फिर आप केपी का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ या ना? पर शॉर्ट विधि नहीं है कोई? हाँ जी, शॉर्ट विधि है, बिल्कुल है। अब डायरेक्टली एक काम करो ना, अब ये 0.5/15 रख लो इसमें, बस आपको पता होना चाहिए 0.5/1.5 आया कैसे। क्योंकि 50% डिसोसिएशन दे दिया तो इजी है कैलकुलेट करना, अगर वो 20% दे देता तब कैसे कैलकुलेट करते? मुझे बताओ, अगर वो 20% देता तो यहाँ आप 1 में से 0.2 घटा रहे होते, 0.8 ये बचता, 0.2 ये बनता, 0.2 ये बनता, पता लग रहा टोटली कुछ और आ रहा है, उसके कारण मोल फ्रैक्शन कुछ और आ रहा है। समझे ना? ये तो इजी सा था, हो गया। शॉर्ट नहीं है क्योंकि प्रेशर नहीं दिया हुआ कहीं भी। ठीक है, ये इसी तरह से हो सकता है, और यही इसका प्रोसेस है। शॉर्ट विधि ये है कि इसको जितना जल्दी कर लो वो ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलें आगे। अब देखो ये वाला रिएक्शन, N2 प्लस 3S2 इज इक्वल टू NH3, डेल्टा H दिया हुआ है -93.6 जूल। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो इससे आपको क्या पता लगता है? आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति NH3 के अधिक बनने में सहायक नहीं होगी? सहायक नहीं, हेल्पफुल नहीं है, ये बताना है। अब देखो भाई, मैंने प्रेशर के लिए एक चीज बताई थी, उच्च प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर के लिए। हाई प्रेशर को देखने का सबसे अच्छा तरीका है, हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। फेवरेबल मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, राइट में रिएक्शन भेजेगा इफ। ठीक है, हाई प्रेशर फेवरेबल होगा, रिएक्शन राइट को जाएगी यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगी इफ, यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इस चीज को याद रख लेते हो तो आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि वो हाई प्रेशर के फेवरेबल होगी या नहीं। ठीक है, तो आप ये देखो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4 है, प्रोडक्ट के 2 हैं, तो ये हाई प्रेशर फेवरेबल है, दैट इज उच्च दाब, तो इसमें अच्छा है, सहायक है। NH3 के बनने में, प्रोडक्ट के बनने में सहायक है। एक चीज क्लियर। बात करते हैं उच्च तापमान की। ध्यान दो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, जिससे ऊष्मा निकलती है, हीट रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। ये ऐसी रिएक्शन जिससे ऊष्मा निकलती है। अब जिससे ऊष्मा निकलती है, जिससे हीट पहले ही निकाल रहे हैं, तो उसके लिए उच्च तापमान फेवरेबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। समझो तो बात को, वो पहले से ही हीट निकाल रही है, तुम उसे और टेम्परेचर दे रहे हो, उसे और हीट दे रहे हैं, वो कहां से फेवरेबल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए उच्च तापमान फेवरेबल नहीं है। ओके, सो इसमें से बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हाई टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है। हाई टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट नेगेटिव हो और हाई टेम्परेचर किसमें फेवरेबल हो जाएगा, जिसमें ये हीट पॉजिटिव हो, जिसमें हीट पॉजिटिव हो, जिसमें हीट लगाई जा रही हो, उसमें फेवरेबल हो जाएगा। उसमें क्यों फेवरेबल हो जाएगा, समझो, उसे हीट की जरूरत है, तुमने टेम्परेचर और दे दिया, वो तो उसके लिए फायदा हो गया, चल भाई और प्रोडक्ट बनाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए अब बात करते हैं सी में तो सही कंडीशन है क्योंकि जब उच्च नहीं है तो निम्न तापमान फेवरेबल होगा और उच्च दाब तो फेवरेबल है ही। कैटलिस्ट की बात करते हैं, देखो ये जो रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें दोनों चीजें जो ली जाती हैं वो एटमॉस्फेयर से ली जाती है, इसलिए इसमें कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, तो प्रोडक्ट तो इसके लिए फेवरेबल है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, उच्च तापमान फेवरेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया N2+3S2 ट्वाइस NH3 में दाब बढ़ाने से, अरे ये तो आप बता दो खुद, ये कह रहे हैं अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए, हाई प्रेशर किया जाए, प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करते इसमें क्या हो जाएगा बताओ, NH3 अधिक बनेगी, ए इज द करेक्ट आंसर। भाई अभी तो बताया, अभी तो बताया मैंने, प्रेशर फेवरेबल है इसके लिए हाई प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बढ़े, जैसे वो बढ़े रिएक्टेंट के जैसे मोल्स बढ़े वो प्रोडक्ट बनाएंगे, NH3 ज्यादा बनेगी, बस, ठीक है। सही है। अच्छा अब ये बात आ गई, अब मान लो रिएक्शन को उल्टी करके लिख दी इन्होंने, उन्होंने ऐसे लिखा ट्वाइस NH3 इज इक्वल N2+3S2, मान लो ऐसे आ गए और वो कहता है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर इस पे एक्सर्ट किया गया या प्रेशर इंक्रीज किया गया, या फिर प्रेशर क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, बनेगी तो अब भी NH3, लेकिन क्योंकि रिएक्शन सीधी जो है वो N2 और 3H2 में बदलनी चाहिए, वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं। तो रिएक्शन जैसे लिखी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि रट के चले जाओ कि अगर NH3 वाली आ रही है तो दाब बढ़ाने से NH3 बनेगी, ठीक है, बनेगी, लेकिन रिएक्शन कैसे देखिए वो भी देख लेना। कभी वो ये कहते हैं कि अभी कारक अधिक बनेंगे, उत्पाद अधिक बनेंगे, और पता लग रहा है इसमें उत्पाद तो ये है और उत्पाद बन नहीं रहा, बन तो अभिकारक रहा है इसका, ठीक है। तो ये चीज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, अभिक्रिया A+B+C इज इक्वल डी, C+D में साम्यावस्था पर A और B का सांद्रण क्रमशः 1 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी एवं 3 मोलैरिटी है, साम्य स्ट्रिंग 10⁻⁵ है, तो D का सांद्रण क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। उसने कहा A का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, सारी जो कहानी है ये इक्विलिब्रियम पे, साम्यावस्था पर जो A का कॉन्सेंट्रेशन है 1.0 है, B का 2.0 है, C का 3.0 है, तो D का बताओ कितना होगा यदि K की जो वैल्यू है 10⁻⁵ है। ये तो बहुत इजी हो गया, तो बताओ है कि नहीं। तो के ई बराबर सी और डी प्रोडक्ट है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यही तो होता है, बस यही फॉर्मूला है, क्योंकि रिएक्शन ही इतनी सी है और कुछ है ही नहीं रिएक्शन में। डी का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, बाकी सब चीज पता है, तो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विल बी के ई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, समझ गए। तो के की वैल्यू 10⁻⁵ इंटू 1.0, ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन 2.0, सी का कॉन्सेंट्रेशन 3.0, तो ये क्या रह गया 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 2/3 रह गया, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.67, है ना, 3 × 18 0.67 इंटू 10⁻⁵, ये हो गया। तो आंसर देख लो, आंसर आएगा इसका 6.7 इंटू 10⁻⁶ m, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर। तो अब ये बताओ, ये कोई टिपिकल था, बहुत इजी था, 4 चीज दे रखी थी, 4 चीज में से जिसका नहीं दिया गया उसका बताना था, किसी की वैल्यू ने दी थी, हाँ या ना, बोलो बोलो, समझ में आई बात, अच्छा लगा क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन है। अब और क्या दे सकता है, मैं आपको और क्वेश्चन लिख के बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। रिएक्शन देख लो कुछ बड़ी सी, चलो बनाते हैं एक रिएक्शन, रुक जाओ ध्यान आ रही है कुछ कुछ, NO2, एक रिएक्शन मैंने लिखी थी जिसमें NO2 NH3 वगैरह थे और वो भी इक्विलिब्रियम की थी, बट अभी माइंड से तक निकल गई वो।
क्योंकि मुझे जो बताना है वो उसी में बता सकता हूँ मैं, उसी में अच्छा बता सकता हूँ। मतलब देख लेता हूँ कोई और रिएक्शन मिल जाए। मिल गई। चलो मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3। अरे इतनी इजी ये है, ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने कहा कि एट इक्विलिब्रियम सेम कर देंगे बिल्कुल, हम इसमें सेम ही कर लेते हैं। हम ये सेम कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 1.0 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 2.0 है, और जो हमारा Kc है, ठीक है, Kc जो है वो मान लो 10⁻⁻5 है, इतना है, ठीक है। तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है, व्हाट विल बी द concentration of SO2 at equilibrium and Kp। दो चीज बतानी, बता सकते हो दोनों चीज। अब बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो Kp भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। और Kp किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है? Kc की रिस्पेक्ट में निकालो, Kc की वैल्यू मत रखना, रखोगे भी 10⁻³ रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल दोगे हाँ या ना? कर लोगे ये? तो इसे निकाल के आप सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। चलो जो भी आंसर आएगा आप देख लेना अपने हिसाब से, 1.5 तो अपने हिसाब से देखना कौन सा आ रहा है। खैर एक चीज और बतानी है, यहां से एक चीज और बताओ, ये वाले क्वेश्चन, इज इट फेवरेबल फॉर लो प्रेशर? नंबर 1। सेकंड, हाई प्रेशर। नंबर 3, लो टेम्परेचर। नंबर 4, हाई टेम्परेचर। ठीक है, आपको बताने इनमें से कौन सा सही है। ये जो रिएक्शन है, अगर ये एक और इसके आगे लिख तो दूं, डेल्टा H बराबर -X किलो जूल पर मोल। अब बताना है, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन कौन सी फेवरेबल है इस रिएक्शन की। एक रिएक्शन के अंदर सारे क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, यानी केसी का फॉर्मूला यूज करो, फिर केपी निकालना है केसीआरटी के स्टेप में, दूसरी चीज। तीसरी चीज, रिएक्शन में कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, लास्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना है। बस ये आपको बताना है, बता दोगे? अच्छा है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया मान के चलो, बस ये समझ लो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलना कहीं, इतना मल्टीपल। ठीक है जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी चीज की? अच्छा लगा? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभिक्रिया MS प्लस CO2G इज इक्वल MOS प्लस COG का साम्य स्थान Kp की वैल्यू क्या होगी? अब तो बता दोगे Kp की वैल्यू। रिएक्शन दे रखी है, M कोई एक सबस्टेंस है, फिर CO2 गैस है, और इन दोनों ने मिलके एक सबस्टेंस बनाया MO, और एक गैस बनाई कार्बन मोनोऑक्साइड C। Kp की वैल्यू बतानी है, Kp की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? देखो आपने कितना सोचा, कितना समझा और कितना लिखा, जल्दी बताओ Kp बराबर क्या? Kp बराबर होता है प्रोडक्ट का प्रेशर, सॉरी ब्रैकेट ये वाले नहीं आएंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले आएंगे, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, काफी हद तक अच्छा है, बट एक गलती है, मतलब आंसर सही है बट एक छोटी सी गलती है। हम निकाल रहे हैं केपी, केपी निकाल रहे हैं, और केपी इज वैलिड फॉर ओनली गैसेस प्रोडक्ट, गैसेस सबस्टेंसेस, सिर्फ और सिर्फ गैसेस सबस्टेंसेस के लिए होता है केपी। आप ये देखो, ये जो एम है इसकी स्टेट सॉलिड है, ये गैस है, ये भी सॉलिड है, और ये गैस है। तो यहाँ से जो सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, जो सबस्टेंस सॉलिड होते हैं, उनका हम लेते ही नहीं है, चाहे हम केसी में रखो
और चाहे केपी में रखो, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है। बस आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, जो आपने बताया वो सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ पी यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये चीज भी हमें क्लियर हो गई, एक छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन अच्छा है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी, सारी मिस्टेक यहाँ कर लो। अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो सारी मिस्टेक यहाँ करो, एग्जाम में क्यों करनी है ना, एग्जाम में तो बस सही करके आना। चलो 7 क्वेश्चन हो गए और कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया, आप वो सॉल्व करना जरूर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये वाला, एक मिनट, अगर जो मैं ये देख पा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल काइनेटिक्स का आ गया, ये इक्विलिब्रियम का तो नहीं है, चलो लेकिन कर लेते हैं जब हमने केमिकल काइनेटिक्स करा हुआ है। थैंक यू जी। क्वेश्चंस तो देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस में वही रखता हूँ जनरली। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन रख दूं जो बहुत टिपिकल हो, समझो मैंने रख दिया, और मैं उस पर अगर आपको 10 क्वेश्चन करा दूं तो आपको पता क्या होगा, आप उस एक कंसेप्ट के इर्द गिर्द फंस जाओगे। मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन इजी भी हो लेकिन कंसेप्ट क्लियर करे, उस कंसेप्ट को क्लियर करने से आप 2 क्वेश्चन अपने आप करना चाहें, मेरे देने से नहीं, अपने आप से आपको ये जुनून आ जाए कि 2 क्वेश्चन अपने आप करने भैया मुझे, अब मैं कर लूंगा फ्रेंड, इसलिए मैं क्वेश्चन सारे खुद से सिलेक्ट करके रखता हूं, ठीक है, और अलग अलग कंसेप्ट के। कैरियर वाला करते हैं। अभिक्रिया A प्लस बी इज इक्वल C प्लस डी में A की सांद्रता दुगनी और B की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये सीके का है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स का है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम का जिक्र होता तो भी सेम तरीका था, इसमें अभिक्रिया की गति क्या होगी साम्यावस्था पर, बस इतना इसमें ऐड हो जाता तो ये इक्विलिब्रियम का हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं ऐड हो तो कोई बात नहीं, हमें तो अभिक्रिया की गति बतानी है, बता लेंगे। तो अभिक्रिया की गति कैसे बताते हैं, जरा फॉर्मूला बताना मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है बताओ, जल्दी से बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम किससे निकालते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन से, याद आया कुछ, रेट लो एक्सप्रेशन, इससे निकालते हैं। अब रेट लो एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है, ये कहता है रेट इज इक्वल टू द के इनटू concentration of reactant to the power m, concentration of second reactant to the power n। अब ये m और n इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक बात जो कहता है रेट लो एक्सप्रेशन, और ये किसमें कहता है, केमिकल काइनेटिक्स में, मैं आपको बता दूं किसमें कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। हमारे इक्विलिब्रियम में क्या कहता है, इक्विलिब्रियम में ये कहता है ये जो m और n है ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक के बराबर होते ही होते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखूं, इक्विलिब्रियम में कौन सा लगता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखूं तो रेट जो होगा वो होगा केबी या केएफ, मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन है तो केएफ, केएफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओनली। अब मैंने ए और बी की पावर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहां पावर लगाने की जरूरत नहीं, यहां 1 मान सकता हूं मैं, समझ गए। तो इक्विलिब्रियम पे ये होता है, इतना सा दोनों में फर्क है, इतना सा फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है, समझ गए ना फर्क कहाँ है। केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो जो कंसंट्रेशन की पावर लेता है m और n, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, कोई लेना देना नहीं है उसका रिएक्शन से, वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। यहाँ ये कह रहा है लेना देना है, इक्विलिब्रियम में कह रहा है लेना देना है और उसके बराबर ही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा उसके बराबर है, समझ गए हाँ या ना। अब हम किसके बेस पे करें, हम करेंगे इक्विलिब्रियम के बेस पे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बेस पे उसने कहा सांद्रता जब दोगुनी हो जाए, बी की सांद्रता आधी हो जाए, तब रेट कितना होगा। तो मान लो पहले वाला रेट देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिख लेता हूं, concentration of A and concentration of B, this is the first one, तो रेट 1 लिख लेते हैं इसे, रेट 1 इज दिस, है ना। अब रेट 2 क्या होगा, रेट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड हाफ ऑफ B, भाई कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया B का, ठीक है, दोगुनी कर दी, और B की आधी कर दी तो हाफ ऑफ B हो गया, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, रेट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration A into concentration of B into 2 into 1 into 2, हाँ या ना, ठीक है।
बताओ बताओ। और 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ रेट 2 जो है वो बराबर आ रहा है रेट 1 के? भाई रेट 1 ये था और ये 2 इंटू 2 1 हो गया। तो ए और बी की जगह मैं रेट 1 रख दूं, तो रेट 2 बराबर रेट 1 हो गया। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, रेट बढ़ा या घटा? बताओ। अभिक्रिया की गति बढ़ी या घटी? अभिक्रिया की गति समान रहेगी, कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ गए? हाँ या ना? बोलो बोलो। क्लियर है या नहीं? इजी है ये। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? सी, अप्रभावित रहेगी, दैट इज रिमेन अनअफेक्टेड। सी इज द आंसर। अब इसमें अगर सांद्रता 4 गुनी और बी की सांद्रता 2 गुनी करते तो शायद कुछ आंसर आता। लेकिन अगर मान लो एक की जितने गुना बढ़ा रहे हैं और दूसरे के उतने ही गुना घटा रहे हैं, मतलब भाग कर रहे हैं उतने गुना, तो वो तो कैंसिल आउट होना ही होना है। ठीक है, क्लियर हुआ हाँ या ना? आई होप कि ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। सारे अच्छे ही थे और चीजें मैंने समझा दी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भेज दूंगा और ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें करने की कोशिश जरूर करना, 100% करना। ठीक है फ्रेंड्स, लापरवाही मत करो। एलटीएड का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है। हवा मत बनाना कि टीजीटी से बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। मैं कहता हूँ आप अपनी कंसेप्ट क्लियर करो, टीजीटी से हैवी नहीं होता। भाई जो चीजें टीजीटी में नहीं आ रही वो तो भारी लगनी है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो सब कुछ आसान है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।